हेलो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए टॉप 20 का पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा सही स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है। सबसे पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, प्रिसिपिटेशन हमारे पास दिया गया है, इनफिल्ट्रेशन, रन ऑफ, इवेपोरेशन, कुछ इस तरह के यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई इनका होता क्या है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रिसिपिटेशन दिया गया है। तो प्रिसिपिटेशन जो होता है इसके बारे में आपको पता होने चाहिए कि भाई ये होती क्या है। तो प्रिसिपिटेशन वो चीज़ होती है जैसे कि बादल होते हैं। आपको पता है कि बादल से जो पानी गिरता है या फिर बादल से जो बर्फ के रूप में पानी गिरता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि बादलों से जो पानी गिरता है या फिर बर्फ गिरती है, उसको प्रिसिपिटेशन बोलते हैं हम। और यहाँ पर जो रन ऑफ होता है, तो जो वर्षा का पानी होता है वो भूमि पर गिरकर, जो धरती होती है उस पर गिरकर वो नदी नालों वगैरह में चला जाता है, तो उसको हम रन ऑफ बोलते हैं। एक हमारे पास इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन जो होता है जैसे कि झील वगैरह होती है या फिर कोई नदी नाला जलाशय कोई भी हो, वहाँ से जो पानी वाष्प के रूप में दोबारा से वायुमंडल में चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी हो सकता है कि आपको डेफिनेशन के रूप में एग्जाम में पूछा जाए, तो इसलिए मैंने आपको इन तीनों के बारे में बता दिया कि भाई प्रिसिपिटेशन क्या होती है, रन ऑफ क्या होता है एंड इवेपोरेशन क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए ट्रू कौन सी है। तो प्रिसिपिटेशन इज इक्वल टू इवेपोरेशन प्लस रन ऑफ। प्रिसिपिटेशन जो होती है वो किसके बराबर होती है? इवेपोरेशन प्लस रन ऑफ के बराबर होती है। तो प्रिसिपिटेशन मैंने आपको क्या बताया कि जो बादलों से जो पानी निकलता है या बर्फ निकलती है, वो धरती पर गिरती है। धरती पर गिरने के बाद वो नदी में, नालों में चली जाती है। नालों में गिरने के बाद वो इवेपोरेशन के रूप में फिर वो बादलों में चली जाती है। तो इसलिए इवेपोरेशन जो होगा वो किसके बराबर होगा? इवेपोरेशन, सॉरी, प्रिसिपिटेशन जो होगा वो इवेपोरेशन प्लस रन ऑफ के बराबर होगा। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, when bitumen is allowed to fill up in the full depth of the stone layer is called as, it is called as। जब जो बिचुमन होती है उसको अलाउ किया जाता है कि फिल अप द फुल डेप्थ जो होती है स्टोन लेयर की, उसको हम क्या बोलते हैं? हाफ ग्राउट, फुल ग्राउट, या फिर फुल चिपिंग, या फिर सेमी ग्राउट। ये तो यहाँ पे ऑप्शन को देखकर हमें एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है कि भाई यहाँ पे ग्राउट ग्राउट वाला ही आंसर सही होगा, बाकी ये गलत है। कई बार ऐसा होता है कि ये तीनों गलत होते हैं, ये ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा इन तीनों में से ही आंसर होगा। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर फुल ग्राउट हो जाएगा। उसको हम फुल ग्राउट बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। गंटर चेन इज डैश मीटर लॉन्ग। गंटर चेन जो होती है कितने मीटर लंबी होती है? गंटर चेन की अगर हम बात करें तो इसकी 66 फीट की होती है ये, 66 फीट की होती है। तो यहाँ पे मीटर में वैल्यू पूछी गई है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। इसमें 100 लिंक्स होते हैं हमारे। तो एक लिंक जो होता है 0.66 फुट का होता है। 0.66 फुट का, 66 फीट की होगी तो 100 लिंक होंगे इसमें। तो इतना, इतने का ही एक लिंक बोलेगा, बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसकी मीटर में बात करें तो 20.12 मीटर का ये लंबा होता है। 20.12 मीटर की ये लंबी होती है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेम्परेरी स्पर आर आल्सो कॉल्ड। टेम्परेरी स्पर जो होता है उसका एक और नाम है, वो कौन सा है इन चारों में से? बैराज, बियर, बंद, या फिर कैनाल। नहर जो होती है कौन सा है? टेम्परेरी स्पर जो होता है उसका एक और नाम है, वो क्या है? तो सबसे पहले आपको ये
स्पर्ज जो होते हैं इसके बारे में पता होने चाहिए, या फिर इसका जो आल्सो नाउन है उसको बंड्स बोलते हैं, बंद हम उसको बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एक्चुअल में होते क्या है, इसको हम क्यों बनाते हैं। कि जैसे कि जहाँ पर जो रन ऑफ वाला एरिया होता है, जहाँ पर आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा रन ऑफ होता है, बारिश होगी तो भाई पानी जो है नीचे गिरेगा, तो कोई ढलान वाली जगह होती है, तो वहाँ पर पानी जो होता है उस जगह की जो मिट्टी होती है उसको अपने साथ लेके जाता है, ट्रांसपोर्ट के करके लेके जाता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम क्या बनाते हैं, टेम्परेरी स्पर, जिसको हम बंड्स बोलते हैं, वो बनाते हैं, ताकि भूमि जो है हमारी बिल्कुल सेफ रहे, भूमि भूमि का जो सरफेस होता है वो सेफ रहे, इसलिए हम इसको बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है कि द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर बीम हैविंग इफेक्टिव डेप्थ कितनी है हमारे पास, 400 mm है, विद FE 250 ग्रेड हमारे पास यहाँ पे दिया गया है स्टील का। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल की फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होने चाहिए कि भाई न्यूमेरिकल जो है वो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे XU जो मैक्स होता है उसकी लिमिट पूछी गई है, XU लिमिट जो है न्यूट्रल एक्सिस के बारे में वो पूछी गई है, हमारे पास ग्रेड भी गिवन है। तो 250 की ग्रेड की अगर हम बात करें तो 0.53D होता है, 0.53D होता है। तो D की वैल्यू हमारे पास देखिए, डेप्थ कितनी दी गई है, 400 दी गई है, तो 0.53 मल्टीप्लाई बाय 400 अगर हम करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 212 आएगा। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस देखिए, 250 के लिए सभी को पता है कि 0.53D होता है, 415 के लिए भी 0.48D होता है, 500 के लिए कितना होता है, 46 होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक 0.44D भी होता है, ये किसके लिए होता है, आपको होमवर्क के लिए लिखना है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया हुआ है भाई कि 0.44 किसके लिए होता है। रिवीजन के लिए क्वेश्चन है। वैसे चैनल पर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो कि इंटेलिजेंट हो, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी कमेंट नहीं करता है। मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ तो कमेंट बॉक्स में सिंपली कई मुझे कोई 4-5 वीडियो पर ही कमेंट देखने को मिले हैं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। बाकी सारे वीडियो देखते हैं चले जाते हैं। अरे भाई ये भी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। हो सकता है कि 0.44 आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई ये किसके लिए होता है, आपको पता होगा, आपने फाइंड आउट किया होगा, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास बोल रहा है शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है इज द रेशियो ऑफ, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है। तो शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन का रेशियो होता है, शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन का रेशियो होगा। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन तो नहीं हम बोल सकते, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। मेनली ये SSC JEE में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए हमें एक्सपेक्टेड की कैटेगरी में इसको डालना पड़ा। तो आप इसको याद रखिए। देखिए हमारे पास यहाँ पे बोल रहा है कि बिंड लोड एनालिसिस कैन बी डन बाय यूजिंग, तो यहाँ पे आइस कोड दिया गया है, तो इट मीन्स कि जो बिंड लोड होता है उसके बारे में आपको कौन से आइस कोड में जानकारी मिलती है। तो कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। पार्ट 3 जो होता है 875 पार्ट 3 में क्या आएगा, विंड लोड के बारे में आपको जानकारी मिलती है। जो पार्ट 4 होता है उसमें आपकी जो हमारे पास बर्फ होती है, आइस जो होती है, आइस लोड, बर्फ के बारे में आपको जानकारी मिलती है कि बर्फ का जो भार होता है, लोड होता है, उसके बारे में 4 में आपको जानकारी मिलती है। 3 में तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों को आप याद रखिए, बाकी 1 2 3 जो है इनको बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर इतना सारा आपको बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वैसे मेनली तो ये बिंड के बारे में ही पूछा गया, तो मैंने आपको एक और बता दिया, क्योंकि एक और बताएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द इंडोर मेथड ऑफ कंपोजिटिंग टेकिंग टेक्स डैश मंथ टू कंप्लीट द प्रोसेस,
इंदौर मेथड जो है कंपोजिटिंग टेक्स डैश मंथ, कितने महीने लगते हैं टू कंप्लीट द प्रोसेस। हमारे पास 1.5, 1.5 या फिर 4, 3, 2, कितने लगते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। एक इंडोर मेथड है जिससे आप क्या बनाते हैं, खाद जो होती है खेतों के लिए उसको बनाते हैं। इंडोर मेथड खाद बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें जो आप गड्ढा यूज करते हैं, टैंक वगैरह जो यूज करते हैं, उसका जो साइज होता है वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके अगर हम साइज की बात करें तो 9x5x3 फीट का उसका साइज होता है। फीट का साइज होता है, इसको आप याद रखिए। 9, 5, 3 ये इसके साइज होता है, जो गड्ढा होता है उसका साइज। ये बहुत ही पुराना मेथड है इंडोर मेथड जो है। अगर हम इसमें टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो होता है 60 से 65 डिग्री तक का होना चाहिए इंडोर मेथड में। अगर आपको बहुत ही अच्छी खाद बनानी है, बहुत ही अच्छी, तो आपको 3 से 4 जो है महीने लगते हैं, 3 से 4 महीने लगते हैं। तो यहाँ पे 3 भी दिया गया है, 4 भी दिया गया है, तो हम जो मैक्सिमम वाला है उसको ही लेते हैं 4 हमारा, क्योंकि जो बोर्ड वाले हैं उन्होंने भी इसको ही सही माना है 4। वैसे 3 से 4 लगते हैं लेकिन बोर्ड वालों ने मैक्सिमम बोला है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप याद रखिए, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम फ्यूरो ग्रेड टू इन एश्योर सरफेस ड्रेनेज। मिनिमम फ्यूरो ग्रेड जो है, जो कि इंश्योर करता है सरफेस ड्रेनेज को, वो कौन सा है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.05%। बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्पोजल ऑफ स्क्रीन इज डन बाय। डिस्पोजल जो होता है स्क्रीन का, वो हम करते हैं किसके द्वारा, सेडिमेंटेशन, इनसिनरेशन, फिल्ट्रेशन, फ्लोकुएशन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। स्क्रीनिंग जो आप करते हैं इसमें जो होते हैं 80% तक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक जो होते हैं मैटर होते हैं 80% तक। तो इसको आप याद कर लीजिए। स्क्रीनिंग एक प्रोसेस है, मान के चलो कि आप स्क्रीनिंग करते हैं तो उसमें 80% जो होता है पानी होता है, 80% पानी होता है, बाकी जो होता है 20% का इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर होता है। 80% पानी होता है, 20% क्या होता है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर होता है। तो मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था, कोई बात नहीं, दोबारा मैंने आपको सही बता दिया। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि द कैल्सीन प्रोडक्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन नाउन एज। कैल्सीन प्रोडक्ट जो होता है सीमेंट प्रोडक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं। सीमेंट प्रोडक्शन जो होती है उसमें जिप्सम बोलते हैं, ऐश बोलते हैं, सिलिका, या फिर क्लिंकर हम उसको बोलते हैं, क्या हम उसको बोलते हैं। तो सीमेंट की जब भी प्रोडक्शन आप करते हैं तो जो कैल्सीन प्रोडक्ट जो होता है उसको हम क्लिंकर बोलते हैं। क्लिंकर आप इसको याद कर लीजिए। बाकी सीमेंट के बारे में आपको पता है कि भाई ये कैलकेरिस और कौन से मटेरियल से बनाया जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा कैलकेरिस होता है, कौन सा आर्गिलेसिस होता है। तो बाकी टेम्परेचर वगैरह के बारे में आपको पता है कि कितना इसमें प्रोपोर्शन होता है, तो ये भी आपको सारा कुछ पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास बोला है कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल मास इज नाउन एज। एक्चुअल मूवमेंट जो होती है, एक्चुअल वास्तविक मूवमेंट जो होती है सॉइल का जो मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। सरफेस फेलियर, कोलैप्स, स्लोप फेलियर, बेस फेलियर, क्या हम उसको बोलते हैं। तो एक्चुअल मूवमेंट जो होता है उसको स्लोप फेलियर हम बोलते हैं। स्लोप फेलियर जो होता है वो बोला जाता है अकॉर्डिंग टू आई स्क्वाड। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, पिछले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन के ऊपर एक न्यूमेरिकल लेके आए थे हम, तो न्यूमेरिकल जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि द लेसिंग आर सब्जेक्टेड टू रजिस्ट ए ट्रांसवर्स शियर ऑफ। कॉलम में लेसिंग आप प्रोवाइड करते हैं तो वो रजिस्ट करता है ट्रांसवर्स शियर जो होती है। यहाँ पे ट्रांसवर्स की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है,
तो ट्रांसवर्स SEP होना था आर के बाद, तो सभी को पता है कि थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर। तो कितना होता है, इस क्वेश्चन में क्या आंसर रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ए आंसर हो जाएगा। 2.5% ऑफ एक्सिली फोर्स इन मेंबर, इन कॉलम होगा, मेंबर की जगह कॉलम भी हो सकता था हमारा आंसर। तो ये हमने सॉल्व किया था, वहाँ पर क्वेश्चन भी आया, मैंने पिछले वीडियो में करवाया था आपको। तो यही था फॉर्मूला उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बाकी कोई फॉर्मूला नहीं है इस क्वेश्चन को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेजिंग आउटर एज ऑफ पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज इज नाउन एज। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि भाई आपको आउटर एज, जो बाहर की रोड का जो पेमेंट सरफेस होता है जहाँ पर गाड़ियाँ चलती है जिसके ऊपर, तो बोल रहा है कि बाहर की एज जो होती है वो थोड़ी सी भाई उठी हुई होती है जब आप उसको इनर एज से कंपेयर करते हैं, अंदर वाली एज जो होती है उससे कंपेयर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, उसको आप क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक दो बार करवाया भी है कि उसको हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं। सुपर एलिवेशन के केसेस में ऐसा होता है कि भाई अंदर का जो सरफेस होता है थोड़ा सा डाउन होता है, जो आउटर सरफेस जो होती है वो थोड़ी सी उठी हुई होती है। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है, गाड़ी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है जब भी कोई कर्व जो होता है, कोई मोड़ आता है, तो गाड़ी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रजिस्ट करने के लिए आप इस तरह का सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सुपर एलिवेशन जो होती है कई केसेस में अलग अलग होती है। तो कौन कौन से केसेस के लिए कैसी कैसी होती है तो मैंने आपको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोड वैल्यू ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स लोड विद लोड फैक्टर इज नाउन एज। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको डिजाइन लोड हम बोलते हैं। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, डिजाइन लोड हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ। ट्रांजिशन कर्व जो होता है उसकी लेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है किस पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, स्पीड या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, किस पर डिपेंड करती है। तो वो डिपेंड करती है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो होती है उस पर डिपेंड करती है, जो लेंथ होती है ट्रांजिशन कर्व जो होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेंथ के बारे में पूछा गया है, क्योंकि आपको पता है कि हाईविंग्स जो होते हैं वहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है हाईवे इंजीनियरिंग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ ए रेल इज नाउन एज। लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट जो होता है रेल का इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, वियर ऑफ रेल, क्रीप ऑफ रेल, क्रशड रेल, हॉगिंग रेल, क्या हम उसको बोलते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल जो मूवमेंट होती है उसको क्रीपिंग बोलते हैं, क्रीप ऑफ रेल हम उसको बोलते हैं, या फिर कई बार आपको क्रीपिंग भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्रीपिंग ऑफ रेल, एक ही बात है, क्रीप और क्रीपिंग एक ही बात है। सो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द इन मैसनरी नो डिडक्शन इज मेड फॉर। इजी क्वेश्चन है, इजी लेवल का। तो जो डिडक्शन आप नहीं करते हैं वो किसके लिए नहीं करते हैं। तो देखिए डिडक्शन जो होती है इसके ऊपर मैं आपको एक पोस्ट जो है शेयर कर दूंगा अपने कम्युनिटी सेक्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए डिडक्शन मशीनरी के लिए आप नहीं करते हैं, प्लास्टर के लिए नहीं करते हैं, बाकी जो हमारे पास जो कॉलम वगैरह होते हैं, पोस्ट होती है, राफ्टर वगैरह होते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ डिडक्शन नहीं करते हैं। तो ये आरसीसी के लिए डिडक्शन नहीं करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से केसेस में करते हैं कौन से केसेस में नहीं करते हैं। अगर हम मैसनरी की बात करें तो मैसनरी में हम 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर तक कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं। अगर इन केस अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो पोस्ट वगैरह होती है, राफ्टर वगैरह जो होती है, उसके लिए डिडक्शन आप 500 स्क्वायर सेंटीमीटर जो होता है वहाँ तक कोई भी डिडक्शन नहीं करते हैं। प्लास्टर के बारे में तो सभी को पता है कि प्लास्टर के लिए कौन से केसेस में हम डिडक्शन नहीं करते हैं, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बिच वाइब्रेटर इज यूज फॉर वाइब्रेटिंग कंक्रीट क्यूब। बिच वाइब्रेटर इज यूज फॉर वाइब्रेटिंग कंक्रीट क्यूब। कौन सा वाइब्रेटर होता है जिसको हम यूज करते हैं वाइब्रेटिंग कंक्रीट क्यूब को।
तो वो होता है टेबल वाइब्रेटर। टेबल वाइब्रेटर को आप यूज करते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ ए बिल्डिंग मे बी अबाउट परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो स्क्रैप वैल्यू होती है उसका एक और नाम है, उसको भी आप देख लीजिए। डीमोलिशन। डीमोलिशन डिमोलिशन इसका दूसरा नाम है। तो स्क्रैप वैल्यू जो होती है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज 100%, सॉरी 10% होती है। ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मान के चलो कि आपने एक बिल्डिंग बनाई है, 100 रुपए की बिल्डिंग बनाई थी आपने, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। 100 रुपए की बिल्डिंग बनाई थी, उसकी लाइफ जो थी 15 साल थी। 15 साल के बाद हमने उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जो उसका सामान था वो 10 रुपए में बिकना चाहिए, यानी कि 10% में बिकना चाहिए। 10 रुपए बनते हैं 100 रुपए का, तो उसको हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, ए प्रोसीजर ऑफ एक्चुअल कॉस्टिंग एंड वैल्यूइंग एन आइटम ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लेबर एंड मटेरियल रिक्वायर्ड इज, उसको हम क्या बोलते हैं? डे वर्क बोलते हैं। कि दिन के हिसाब से हमें कितनी लेबर चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, उसकी एक्चुअल जो कॉस्टिंग वैल्यूएशन होती है उसको हम डे वर्क बोलते हैं। अगला देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है? यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसके बराबर होती है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भाई वो क्या होती है। तो वो प्रोपोर्शनल होती है मीन स्ट्रेंथ। तो मीन स्ट्रेंथ से एग्जाम में एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल की फॉर्म में। तो मीन स्ट्रेंथ जो होती है जिसको हम एफ एम से डिनोट करते हैं वो होती है एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। इसको हम स्टैंडर्ड डेरिवेशन से डिनोट करते हैं कि ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल की फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन सीमेंट इज यूज्ड। अंडर वाटर की कंस्ट्रक्शन जो होती है उसके लिए सीमेंट कौन सा आप यूज करते हैं? तो क्विक सेटिंग सीमेंट जो होता है वो आप यूज कर सकते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, साथ में बेल आइकन को दबा लो। तो क्वेश्चन बोल रहा है फॉल इज कंस्ट्रक्टेड टू। फॉल जिसको हम जलप्रपात बोलते हैं उसको हम क्यों बनाते हैं, क्यों बनाया जाता है? तो जलप्रपात जो होता है, फॉल जो होता है उसको इसलिए बनाया जाता है ताकि जो सरप्लस एनर्जी होती है उसको नष्ट किया जा सके। सरप्लस एनर्जी को नष्ट करने के लिए हम फॉल जो होता है उसको बनाते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 23 क्वेश्चन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।